हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस अड्डा पॉइंट पर। साथियों, हम सभी इस वक्त शिल्पी पब्लिकेशन TGT 2021 विगत वर्ष के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं 25 क्वेश्चन के। अर्थात अभी तक हमने 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। ये हमारा आज का शिल्पी का तीसरा क्लास है। कल की क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था कुछ तकनीकी समस्या के कारण, इसलिए आज मॉर्निंग में उसे किसी तरह अपलोड किए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हमने व्याख्या भी उसमें की है। और आप सभी जानते हैं कि TGT अपने 40% क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है। अंतर इतना करता है कि वह अपनी भाषा शैली को बदलता है। हम सभी की परीक्षा संभावित है, अभी असमंजस्य में ही है कि कब होगी, किंतु होगी, इसलिए हम सभी को अपनी तैयारी को जोर शोर से करना है। आइए साथियों, बात करें आज के अपने पहले प्रश्न। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर बी है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन नंबर सी है विब्रियो कोलरी, ऑप्शन नंबर डी है साल्मोनेला टाइफी। चेचक की बात करें तो चेचक एक विषाणु जनित रोग है। आप सभी देख रहे हैं, इस पर लिखा भी हुआ है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में जिन्हें हम बोलते हैं कि माता जी आ गई हैं, माता जी आ गई हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, शरीर पे छोटे छोटे मोती जैसे दाने निकल आते हैं लाल रंग के। कभी कभी वो बड़े बड़े फफोले भी बन जाते हैं, रेयर कंडीशन में, जब ज्यादा इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है। उसमें व्यक्ति को बुखार होता है, और बुखार अच्छा बड़े लेवल मतलब ज्यादा होता है, अच्छा खासा बुखार हो जाता है। 103 104 शरीर का तापमान यूं चढ़ता है अचानक। शरीर में पूरे बदन में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, शरीर में सिर में दर्द होगा। ये इसके लक्षण है। ये 1 सप्ताह के भीतर ठीक भी हो जाता है। तो चेचक के विषाणु का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा वेरिसेला जोस्टर वायरस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ये हैजा का है, ये हैजा का जो है जीवाणु है, हैजा, क्योंकि ये हैजा जीवाणु जनित रोग है। सॉरी 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 बहुत बड़ी मिस्टेक हम कर रहे थे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये पेचिस का है, अमीबा है ना, पेचिस का है, पेचिस का है, पेचिस पेचिस का है। अब विब्रियो कैलोरा ये है जब सॉरी विब्रियो कैलोरी हैजा का है, हैजा। और साल्मोनेला हम सभी जानते हैं कि ये टाइफाइड का है, ये टाइफाइड का वायरस है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है ICMR निन 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 35 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 40 ग्राम। साथियों, आप भी साथ ही साथ उत्तर को करते चलिए, जिससे आप अंतिम में बताएं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है, क्लास आपके काम की है या नहीं है, और आपने कितना स्कोर किया। आप जब भी फ्री हो इस तरह से वीडियो को देखते हुए अपना एनालिसिस करिए। इसलिए अब हम उत्तर अंत में बता रहे हैं, जिससे आपको भी आंसर करने में आसानी हो और अपना मूल्यांकन करने में भी हो कि हमने कितना सही किया, हमें कितना याद है। ठीक है, अपनी तैयारी हम इसी तरह कर सकते हैं। आरडीए की बात करें तो आरडीए होता है, आरडीए कह रहा है कि 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। पर डे हम जो आप 2000 किलो कैलोरी भोजन आप पर डे जो ले रहे हैं, मतलब ये आरडीए के अनुसार है कि आपको इतना लेना है, उस पर कितनी मात्रा निश्चित की गई है फाइबर यानी रेशे की, रेशेदार भोज्य पदार्थ आपको कितने ग्रहण करने हैं। तो आपको ग्रहण करने हैं 30 ग्राम।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आरडीए के अनुसार ही हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए 0.83 ग्राम प्रति केजी भार के हिसाब से प्रति डे पर डे आपको अपने शरीर के भार के अनुसार, मान लीजिए आपका वजन 50 केजी है, तो आप इसी को 0.83 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा इतना प्रोटीन आपको डेली अपने आहार में लेना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है, किसकी स्थिति है? ऑप्शन नंबर ए बीज जन्म, ऑप्शन नंबर बी उपकरण जन्म, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक जन्म, ऑप्शन नंबर डी सहज जन्म। ऐसी स्थिति जब होती है, बच्चा यूं होता है ना, माँ की गर्भ में यूं होता है, लेकिन जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है तो बच्चा कुछ यूं हो जाता है, मतलब इधर से आके इधर को चला जाता है और ऐसा कुछ हो जाता है। तो डॉक्टर इसको अपने हिसाब से हाथों से एडजस्ट करके इसे सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। इस दशा को उल्टी अवस्था कहते हैं। शिशु की उल्टी अवस्था, यानी शिशु का जो प्रसव होगा वो उल्टा प्रसव कहलाएगा। इस प्रसव में शिशु की स्थिति उल्टी हो जाती है। ठीक है, शिशु का पैर बाहर आता है, शिशु का जैसे नितंब इसमें दिया है तो नितंब आता है, फिर पैर बाहर आता है, फिर अंत में सिर आता है। ठीक, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिज जन्म, यह सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इसी उल्टे प्रसव को ही ब्रीच जन्म कहते हैं। इसमें ये साधारण प्रसव के ही तरह होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। साधारणतः लोग मतलब डॉक्टर इसे करवा लेते हैं, दाइयां भी करवा लेती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क जोन भी होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी स्थिति डामाडोल होती है कि वो सामान्य से थोड़ा सा समस्या अगर खड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर उपकरण की सहायता ली जाती है, यानी औजार की सहायता लेके एक छोटा ऑपरेशन या जैसी भी कंडीशन बनती है स्थिति के अनुरूप डॉक्टर इसमें औजार की सहायता भी लेते हैं। जैसी भी दशा रहती है पेशेंट की, उसी के हिसाब से उपकरण की भी सहायता लेते हैं। इसी ब्रिज जन्म को हम उल्टा प्रसव कहते हैं, उल्टा प्रसव। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, लंबे रेशे को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपल, ऑप्शन नंबर बी स्पनियार्ड, ऑप्शन नंबर सी फिलामेंट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये तो पूरी तरह कट रहा है, इसका कोई योगदान नहीं है। फिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी सी फिलामेंट, ऑप्शन नंबर ए स्टेपल, ऑप्शन नंबर बी स्पनियार्ड। स्टेपल की बात करें, जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं वो होते हैं स्टेपल फाइबर। रेशम को छोड़कर, रेशम अपवाद है, ये प्राकृतिक जगत का हो के भी स्टेपल नहीं होता है। और फिलामेंट जो होता है ये सारे कृत्रिम रेशे होते हैं, इसमें सारे कृत्रिम रेशे होते हैं। एक अपवाद स्वरूप रेशम इसमें आ जाता है जो प्राकृतिक का होता है। ठीक, रेशम इसमें अपवाद स्वरूप आता है फिलामेंट में जो प्राकृतिक का होता है। और इसी स्टेपल को हम इंच या सेंटीमीटर में मापते हैं, इंच में मापते हैं, और फिलामेंट को मीटर में मापते हैं, जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है कि नहीं इतना फिलामेंट, इतना लंबा रेशा ही होगा। इसकी लंबाई अनिश्चित है, कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे 1 मीटर भी हो सकता है धागा, 2-4 मीटर हो सकता है, 10 मीटर 20 मीटर भी हो सकता है, या 1000 मीटर भी हो सकता है। फिलामेंट के मीटर में नापने धागे की कोई अनिश्चित लंबाई कोई निश्चित लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है फिलामेंट की। बात करें स्टेपल की, तो स्टेपल जो हमारा धागा होता है इसकी लंबाई हमने बताया ना, इसे इंच में मापते हैं, स्टेपल को हम इंच में मापते हैं। इसकी लंबाई होती है 1/2 इंच से 15 इंच तक, ये इसकी लंबाई होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 मानवीय एवं अमानवीय, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी लोचमय व आलोचमय, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण और अपूर्ण। हमने तो इनमें से इसको सुना ही नहीं कभी, पूर्ण और अपूर्ण साधन के बारे में। लोचमय आलोचमय भी नहीं सुना है, परंपरागत गैर परंपरागत थोड़ा सा सुना लगता है। लेकिन अब ऑप्शन 2 बच रहे हैं, कौन कौन से, ए और बी हो क्या सकता है? पारिवारिक साधन जो होते हैं वो हमारे मानवीय और अमानवीय होते हैं।
इसको दिया किसने? हमारे ग्रास एवं कंडल महोदय ने और निकल एवं डार्सी महोदय ने इस पे अपने अपने विचार दिए हैं। निकल एवं डार्सी महोदय ने कहा कि जो मानव में निहित होते हैं, गुण होते हैं या अर्जित गुण होते हैं, वे हमारे मानवीय साधन हैं। जो मानव में निहित उसके स्वतः के गुण हैं या अर्जित गुण हैं, वे क्या हैं? मानवीय हैं। लेकिन जो अर्जित नहीं है, बाहर से लिए गए, जो मानव में निहित नहीं है, बाहर से लिए गए संसाधन हैं, वे क्या हैं? अमानवीय हैं। ठीक है। ग्रास एवं कंडल महोदय ने समय और ऊर्जा को मानवीय कहा है, जबकि वही निखिल एवं डार्सी महोदय ने समय और ऊर्जा को अमानवीय कहा है। मानवीय जो होता है ये गुणात्मक होता है, जन्मजात होता है, जन्म के बाद पश्चात अर्जित भी किया जाता है। लेकिन वही जो अमानवीय होता है वो सुख सुविधाओं के रूप में, उपकरणों के रूप में धन से खरीदा जाता है। ठीक, ये मात्रात्मक होता है, इन्हीं की संख्या हम गिन सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अनिवार्य बचत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भविष्य निधि, ऑप्शन नंबर बी बैंक जमा, ऑप्शन नंबर सी LIC, ऑप्शन नंबर डी भविष्य निधि। थोड़ा सा कट गया है लेकिन पढ़ने में आ रहा है। हम बता देते हैं कि लास्ट ऑप्शन है भविष्य निधि। अनिवार्य बचत, ऐसा बचत जो हमें करना ही करना है। इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया 1965 में। 1965 में सरकार ने कहा जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको क्या करना है? इस अनिवार्य बचत में अपना निवेश करना है। अर्थात उनके सैलरी से एक हिस्सा, उनकी तनख्वाह से, मंथ की एक जो तनख्वाह, उनकी महीने की तनख्वाह है, उससे 1% या एक हिस्सा उनकी तनख्वाह का प्रति माह कटेगा, जो उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको इकट्ठा धनराशि के रूप में दिया जाएगा, जिससे उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात जब वृद्धावस्था उनकी होगी तो वह धन उनके किसी काम में आ जाएगा। ठीक है। इसी को हम पीएफ या बहुत लोग इसे GPF भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि सामान्य भविष्य निधि का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की खदकना सिमरिंग विधि में तापमान होता है। भोजन पकाने की खदकना यानी कि सिमरिंग जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, विधि में तापमान होता है। कितना तापमान होता है? ऑप्शन नंबर ए 82 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर करिए साथियों। बात करें भोजन पकाने की, तो भोजन पकाने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। एक है जल द्वारा, एक है शुष्क विधि और अंतिम है चिकनाई विधि। ये होती है 3 विधियां। ठीक है, ये हैं 3 विधियां भोजन पकाने की, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, अब बात करें जल की, तो जल विधि जो होती है इसी को हम आर्द्र विधि कहते हैं, जिसे हम वेट मेथड भी कहते हैं, और शुष्क विधि जो होती है इसे हवा द्वारा पकाना भी कहते हैं, जिसे हम ड्राई मेथड कहते हैं। आजकल हम लोग बहुत सारे ड्रायर देख रहे हैं ना कि ड्राई कुकिंग का मेथड आ गया है, जैसे माइक्रोवेव वगैरह है, उसमें क्या होता है रेज से ही, जो इलेक्ट्रिक रेज है उसी से ही भोजन पक जाता है। चिकनाई विधि में हम जान रहे हैं कि हम इसमें फैट का यूज करते हैं, चाहे तेल लगाएं, घी लगाएं, कुछ भी ऐसी चिकनाई की चीजें, चाहे हम उसको पूरा तेल में डुबा के तलें या हल्का सा तेल लगा के तलें, वो हमारा चिकनाई में आ जाएगा। अब बात कर रहे थे हम खदकना की, तो पूछ रहा है खदकना का तापमान पूछा ना, खदकना विधि में तापमान कितना होता है, तो 82 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। लेकिन अगर यही सेंटीग्रेड में ना देखे, फ़ारेनहाइट में हमसे पूछ ले तो कितना होगा, तो होगा 18 फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको कहीं क्लियर लिख देते हैं। 18 डिग्री फ़ारेनहाइट से
210 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है। इसमें क्या होता है, वाष्प के बुलबुले उठते हैं। जैसे हम बरसात के मौसम में देखते हैं ना कि बारिश होती है तो बुलबुले उठते हैं, ऐसे ही जब इस भोजन को हम पकाते हैं तो ये आर्द्र विधि है। पहले तो खदकना क्या है, एक आर्द्र विधि है, इसमें जल का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे पानी के बुलबुले उठते हैं ऐसे उस भोज्य पदार्थ में बुलबुले उठते हैं, लेकिन ये टिकते नहीं है, ऊपर आते ही फट जाते हैं। जैसे बारिश वाला बुलबुला फटता है ना, वैसे ही फट जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं सूजी का हलवा। जैसे सूजी का हलवा हम बनाते हैं और मूंग दाल का हलवा बनाते हैं, क्या होता है, खदकता है ना। जैसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं फदकता है, फदक रहा है ना। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रसार प्रबंधक को, ऑप्शन नंबर बी प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण नेता को, ऑप्शन नंबर डी प्रसार विशेषज्ञ को। बताइए। जो ये प्रसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जो हमारा ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यह किया गया। किसकी याद में किया गया? तो ये महात्मा गांधी जी की याद में इसका आयोजन हुआ। महात्मा गांधी जी की याद में फिस्कल आयोग की संस्तुति हुई, फिस्कल आयोग बनाया गया, जिसके तहत इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो छोटे किसान हैं, जो छोटे लघु किसान हैं, विकास प्राधिकरण, जैसे जो छोटे किसान हैं उनको सुख सुविधा, ओ गॉड वन सेकेंड, जो छोटे लघु उद्योग से जुड़े व्यक्ति हैं, जो छोटे किसान हैं या बहुत बिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उन तक विकास कैसे किया जाए, उन्हें मुख्य धारा में समाज की कैसे लाया जाए, इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम, इसी सामुदायिक विकास के अंतर्गत इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। जैसे कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? एक कार्यक्रम चलाया गया मरुस्थल विकास कार्यक्रम, यानी जो रेगिस्तानों जैसे स्थान के लोग थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया गया। सूखाग्रस्त कार्यक्रम चलाया गया, जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाया गया, लघु किसान विकास प्राधिकरण चलाया गया। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए। और इसकी धुरी, इसकी पूछ रहा है ना, इसका मेन प्रश्न तो हम छोड़ दिए थे कि पूछ रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं। तो भाई धुरी, ये सब संभव हो पाएगा जब एक अच्छा प्रसार कार्यकर्ता होगा। प्रबंधक कोई भी अच्छा हो, लेकिन जो जमीन पे उतर के काम करेगा हम उसी को जानेंगे, प्रबंधक को नहीं जानेंगे। छात्र विद्यालय में अपने विद्यालय के मैनेजर को नहीं जानता, अपने प्रबंधक को नहीं जानता है, उसके अभिभावक प्रबंधक को बाद में जानेंगे, पहले जो उसके बच्चे के क्लास टीचर हैं जो उसे पढ़ाते हैं उनको जानेगा। ठीक है, इसी तरह जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या होता है? धुरी होता है। ठीक है, आशा है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलकर चर्चा करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 निरोग व्यक्तियों के लिए, भाई जो स्वस्थ है उनके लिए क्या कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी समुदाय के लिए, ऑप्शन नंबर सी माता और शिशु के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के लिए। जो स्वस्थ है उनके लिए कौन सा कार्य? समुदाय सिर्फ किसी समुदाय के लिए तो नहीं करेगा, तो करता किसके लिए है? आइए बताते हैं आपको। कल ही हमने इसका प्रश्न एक सॉल्व किया था, उसने पूछा था कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के बारे में पूछा था ना कि कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, मैंने कल ही बताया था कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसने क्या किया है कि संपूर्ण विश्व से चेचक को खत्म करने का कार्य किया है। संपूर्ण विश्व में जो ये पोलियो जैसी बीमारी थी उसको उन्मूलन करने के लिए
इसने यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और काफी हद तक इसने सफलता पा ली है। जैसे अब हमारे भारत में पोलियो मुक्त हमारा भारत हो चुका है। और ये कार्य किस पे करता है, इसके कार्य क्षेत्र की बात करें, क्योंकि इसमें कार्य पूछा हुआ है ना, इसमें कार्य ही पूछ रहा है, हम कार्य की बात कर लेते हैं। तो माता एवं शिशु का स्वास्थ्य, यानी माता और शिशुओं के लिए कार्य करता है। पोषण पे कार्य करता है, पोषण पे कार्य करता है, पर्यावरण पे कार्य करता है, पर्यावरण पे कार्य करता है, पर्यावरण स्वास्थ्य पे कार्य करता है, मानसिक स्वास्थ्य पे कार्य करता है, व्यावसायिक शिक्षा पर कार्य करता है, नर्सिंग पर करता है, जन स्वास्थ्य और जन शिक्षा पर यह कार्य करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी हमने किया ही था, अपनी पहली क्लास या दूसरी क्लास में किया है। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी सन 2006। बाल विवाह निरोध अधिनियम जो था, इसमें डॉक्टर रामहर विलास शारदा जी के प्रयासों से यह कानून बना, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब आया? तो ये 1929 में आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ शर्तें रखी गई कि लड़के की उम्र जो होगी वो 18 वर्ष से कम नहीं होगी और लड़की की उम्र जो होगी वो 15 वर्ष से कम नहीं होगी। अगर ऐसी दशा में अगर किसी कारणवश लड़के की उम्र 18 और 21 से लड़के की बॉय अधिक है और लड़की 15 वर्ष से कम है, तो ऐसी दशा में लड़की को तो कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई दंड का प्रावधान लड़की के लिए नहीं था, लेकिन लड़के पर 15 दिन की जेल या 1000 रुपए जुर्माना, उस टाइम 1000 बहुत ज्यादा रुपए होते थे, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता था। ठीक है, तो ये था बाल निरोध अधिनियम, जिसे हम 1929 में जो लागू हुआ और राम हर विलास शारदा जी के प्रयासों से यह कानून बना था और इसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही प्रश्न में आपके 4-5 प्रश्न बने, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि इस वक्त में एज कितनी रखी गई थी या दंड का प्रावधान क्या क्या था, ये पूछ सकता है आपसे। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर बी रक्ताल्पता, ऑप्शन नंबर सी मैरास्मस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वासियोरकर और मैरास्मस तो हम जानते हैं कि ये प्रोटीन और ऊर्जा से संबंधित समस्या पर देखने को मिलते हैं। उपरोक्त तो सभी हो नहीं सकता, तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, जब मनुष्य में रक्त की कमी हो जाती है, उसे उस अवस्था को एनीमिया कहा जाता है। और एनीमिया का यह एक प्रकार का लक्षण है जिसमें नाखून जो होते हैं वो चम्मच के जैसे हो जाते हैं, जिसे स्पून नेल बोलते हैं इंग्लिश में। और इस स्थिति को, नाखून की इस स्थिति को हम काइलोनीशिया कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि काइलोनीशिया किसे कहते हैं। काइलोनीशिया कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि काइलोनीशिया किस बीमारी का लक्षण है? तो एनीमिया का लक्षण है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षण एक डैश 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 विधि है, कैसी विधि है? ऑप्शन नंबर ए अव्यावहारिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी जन शिक्षण। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रसार शिक्षा जो है ये एक अनौपचारिक शिक्षा है, एक अनौपचारिक शिक्षा है। अतः इसमें जो इसकी जो शिक्षा व्यवस्था होगी, जो इसकी शिक्षण विधि होगी, वो भी क्या होगी? अनौपचारिक होगी। तो अनौपचारिक जब होगी तो क्या होगी? व्यवहारिक होगी। व्यवहार के माध्यम से हम लोगों को सिखाएंगे, ठीक, उनके विचारों में परिवर्तन लाएंगे, उनकी कार्यशैली में परिवर्तन लाएंगे। इस शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी बता दें हम आपको कि जो लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करे। ये प्रसार शिक्षा क्या है? जो लोगों को अपनी ही समस्याओं से अपनी ही समस्या का समाधान करने की क्षमता प्रदान करे। मान लीजिए हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या, मान लीजिए हम खेती करते हैं, हमारी खेती में फसल अच्छी नहीं होती है, तो हमारी समस्या में हमको सिखाना कि हम खेती कैसे ऐसी करें कि हमको उससे फसल अच्छी मिले, हमें उससे मुनाफा अधिक हो, तो वो हमारा समाधान है। प्रसार शिक्षा बल देता है लर्निंग बाय डूइंग पर, लर्निंग बाय डूइंग पर, करके सीखने के सिद्धांत पर प्रसार शिक्षा बल देता है।
आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी भौतिक प्रदूषण। भाई सब में प्रदूषण लिखे हैं तो प्रदूषण तो एक शब्द में, जब पर्यावरण में उपस्थित जो आवश्यक तत्व हैं उनका जब असंतुलन होगा तो जाहिर सी बात है प्रदूषण उत्पन्न होगा, है ना। ये क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चले। प्रसार शिक्षा शब्द, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया। कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। हम आपको बता दें कि प्रसार शिक्षा का जो उद्भव हुआ था वो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुआ था। सर्वप्रथम यही प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए 1894 में वोरहिस नामक वैज्ञानिक ने प्रसार शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे ये पूछे कि प्रसार शिक्षा शब्द का, तो आप लगाएंगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लेकिन आपसे पूछे प्रसार शब्द का, तब आप लगाएंगे वोरहिस। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण है। क्या कारण है? श्वास अवरोध, ऑप्शन नंबर बी है जन्मजात असमानताएं, ऑप्शन नंबर सी है संक्रमण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम 4 सप्ताह में भाई श्वास अवरोध भी हो सकता है, बच्चे के हृदय की गति रुक सकती है, कोई असमानता भी आ सकती है, संक्रमण भी हो सकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। निकेल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। अभी हमने आपको बताया था कि निकेल एवं डार्सी ने किसे मानवीय माना है और क्रॉस एंड कैंडल ने किसे अमानवीय माना है। कह रहा है समय शक्ति धन, ऑप्शन नंबर ए है, बी है कुशलता ज्ञान शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति समय सामुदायिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुशलता ज्ञान शक्ति। जो मानव में निहित है वही मानवीय है। सीधे सीधे कह रहा है निकेल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय, तो क्या होगा? कुशलता ज्ञान और शक्ति। अन्य क्या है? अमानवीय है। समय क्या है? अमानवीय। यहाँ भी समय लगा है, यहाँ भी समय लगा है, इन प्रवृत्ति में से कोई नहीं तो कोई बात ही नहीं होती है। तो समय और ऊर्जा को इन्होंने क्या कहा है? अमानवीय कहा है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है और हिंदी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज करके प्रश्न हमारे हाथ से चले जाते हैं। इसलिए कभी भी सॉल्व करते समय इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को जरूर ध्यान रखें और उसी आधार पर उत्तर करें। प्रश्न है, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई होती है फाइबर। अब उत्तर आपको पता चल गया होगा। दूसरा, उसके बाद होता है यार्न, इसके बाद होता है फैब्रिक, इसके बाद आता है गारमेंट। पहले होगा तंतु, फिर रेशा, फिर कपड़ा, कपड़े से फिर परिधान। ठीक है, कंफर्म कर लेना आप सभी, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की चर्चा करें। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालता है? तो किस पर अधिक असर डालता है? शिल्पी में इसके उत्तर दिया हुआ है गलत, आप सभी अपने हिसाब से बताइए, मैं बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए पौधों पर, ऑप्शन नंबर बी मानव पर, ऑप्शन नंबर सी भौतिक साधनों पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये होता क्या? ये एक जहरीली गैस है एक तरह से। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसकी अधिकता से अम्लीय वर्षा होती है, जिससे संगमरमर पीला पड़ता है। जैसे कि हमारे आगरा का ताजमहल आप देख रहे हैं कि वो पीला पड़ रहा है, पीला पड़ के वो कमजोर होकर वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। जलीय जीवों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों पे आप जान ही रहे हैं कि अगर अम्लीय वर्षा होगी तो पेड़ पौधों पे भी नुकसान है, इससे प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है। मानव में
सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता जो वायुमंडल में है उससे मानव के शरीर पर, इनके फेफड़े में श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और शिल्पी में ए को सही बताया गया है, यानी पौधों पर इसका असर बताया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी पर। अगले प्रश्न की चर्चा करें। जब फ्लोट वार्प यान से बनता है, जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए साटिन बुनाई, ऑप्शन नंबर बी साटिन बुनाई यानी सैटिन इसको होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी रिब बुनाई, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा साटिन बुनाई। अब वार्पयान होता क्या है? फ्लोट वार्पयान क्या होता है? वार्प ये होता है और वेफ्ट ये होता है, यानी ताना जो होता है वो हमारा वार्प है और जो बाना होता है वो वेफ्ट होता है। फ्लोट यानी तैरता हुआ ताना, ऐसा जो धागा प्रतीत हो, जो धागे यार में धागा, शब्दावली को ध्यान में रख के पकड़ेंगे तो हम समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे तो घुमा देगा कि ताने की दिशा में ऐसे बुने हुए कपड़े जिनमें ताने के धागे जैसे लगे मानो वो तैर रहे हैं, वो होता है फ्लोट यान। और साटिन बुनाई में इसका प्रयोग होता है। साटिन बुनाई सादी बुनाई का एक प्रकार है जो लगभग ट्विल बुनाई के समान होता है। अंतर बस इतना होता है कि इसमें ताने बाने की गिनती अनियमित होती है, उसमें नियमित होती है। ये बुनाई विशेषकर रेशमी धागों से की जाती है जिसमें ऐंठन कम पाई जाती है और जिससे इसकी लंबाई की दिशा में फिसलते हुए प्रतीत होता है। जैसे इसका कपड़ा जो बनता है वो लंबाई की दिशा में ऐसे फिसलता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए क्या लगता है जैसे मानो तैर रहा हो। इस बुनाई में ताने के धागे ऊपर से तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिस कारण वस्तु की सतह चमकदार और एक समान दिखाई देती है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें। DWCRA डॉकरा का क्रियान्वयन करती है, कौन करती है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डॉकरा की बात करें तो ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, इसे ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। ठीक है, ये कब आया? ये आया 1982 में। 1982 में आया। 1982 में इसे 50 जिलों में चलाया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ यही इतना है था उस वक्त कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी लोगों को ग्रामीण स्त्रियों को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट पहुंचाना था। जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जो योजनाएं थी उन्हें सभी लोगों में उसके लाभों को ग्रामीण स्त्रियों को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट पहुंचाना था। डॉकरा को ही हम ग्राम सेविका कहते हैं। ग्राम सेविका हम डॉकरा को ही ग्राम सेविका भी कहते हैं और ये कार्य करता है राज्य स्तर पर। राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम देखा जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन नंबर ए हल्का कार्य है, ऑप्शन नंबर बी सामान्य कार्य है, ऑप्शन नंबर सी कठिन कार्य है, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों है। नहीं, ए और सी दोनों तो नहीं है। तो घरेलू कार्यों को लैंग वर्दी, देखिए पदों की संख्या जिस तरह कम है और संख्या विद्यार्थियों उस तरह ज्यादा है, प्रश्नों को कुछ ऐसे ही कठिन करेगा। लैंग वर्दी एवं बैरट महोदय ने कार्यों को 3 भागों में बांटा, हल्का, मध्यम, भारी। हल्के काम में पढ़ने लिखने वाले काम, कुर्सी पे बैठ के करने वाले काम को हल्का काम कह दिया। बर्तन धोना, सब्जी काटना, सब्जी साफ करना, ये मध्यम कार्य में आ गया। भारी कार्य में जैसे भारी सिलाई करना तो मध्यम कार्य में आएगा। सिल पर मसाला पीसना, लकड़ी काटना, झाड़ू पोंछा लगाना कठिन कार्य के अंतर्गत आएगा। और इसी कठिन कार्य के अंतर्गत बड़े वस्त्रों को धोना, बोझा उठाना, ढोना, बच्चे को गोद में लेकर चलना, खिड़की दरवाजे की सफाई करना, सब कुछ कठिन कार्य के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न की बात करें। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई कब हुई?
ऑप्शन नंबर ए है 4 दिसंबर 2007, ऑप्शन नंबर बी है दिसंबर 2005, ऑप्शन नंबर सी है 12 दिसंबर 2008, ऑप्शन नंबर डी है 12 दिसंबर 2006। उज्ज्वला स्कीम, ये उज्ज्वला स्कीम वो वाली नहीं है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नहीं है जिसमें सिलेंडर दिया गया था 2016 वाला, ये वो नहीं है, बल्कि ये उज्ज्वला योजना उन महिलाओं और 18 वर्ष से कम बच्चियों के लिए चलाई गई जिनका व्यापारिक स्तर पर तस्करी होती थी यानी जबरन उनको उठा के ले जाकर बेच दिया जाता था, उनका यौन शोषण होता था। उसे रोकने के लिए इस उज्ज्वला योजना की स्कीम की शुरुआत की गई और शुरुआत हुई 4 दिसंबर सन 2007 से। 4 दिसंबर सन 2007 से इसकी शुरुआत हुई। इसमें इन महिलाओं और बच्चियों को बचाने के साथ साथ इनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई। इनके पुनर्वास के लिए योजना भी चलाई गई। यह योजना, ये पूछ सकता है आपसे, यह योजना महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करें। संचार के किस माध्यम में तस्वीर प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती है? संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं? ऑप्शन नंबर ए है फ्लैश कार्ड, ऑप्शन नंबर बी है फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर डी है श्यामपट तो होगा नहीं, इसमें तो बहुत क्लियरेंस ही आएगी नहीं। फिल्म स्ट्रिप पे हम फिल्म की जो कहानी होती है पिक्चर की वो लिखी जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है। टेलीविजन एक उपकरण है, ये भी कोई मतलब नहीं, ये अप्रत्यक्ष में आएगा। टेलीविजन अप्रत्यक्ष में है, ये अप्रत्यक्ष होता है। तो फ्लैश कार्ड जो होता है यह प्रत्यक्ष है, इसमें तस्वीरें सामने दिखती हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। ठीक है, फ्लैश की कार्ड की बात करें तो फ्लैश कार्ड जो होता है वो 8 से 20 कार्ड होते हैं जिन पर तस्वीरों की श्रृंखला में लगाया जाता है। एक श्रृंखला होती है तस्वीरों की, 8 से 10 तस्वीरें होती हैं, उसमें चित्र होते हैं 8 से 10, उन्हीं के पीछे क्रमवार कहानी को लिखा भी जाता है। ये गैर प्रक्षेपित है और इसमें इसका जो कार्ड होता है, प्रत्येक कार्ड जो इसका है, इसके कार्ड जो होते हैं वो 10 इंच गुणे 12 इंच के रखे जाते हैं। इसमें आपके कार्ड की साइज पूछ सकता है, तो ये कार्ड की साइज है और ये कार्ड की संख्या है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है द्वितीयक रंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, ऑप्शन नंबर बी लाल और पीले के मिश्रण से बना रंग, ऑप्शन नंबर सी नीला काला सफेद के मिश्रण से बने रंग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो द्वितीयक रंग वो होता है जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो बनता है द्वितीयक रंग। ठीक है, दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राथमिक रंग बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लाल और पीला को डाल दिया है, लेकिन इसी के बजाय हम लाल और नीला को भी तो मिला सकते हैं, वो भी तो द्वितीयक रंग होंगे। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को मिलाकर रंगों की संख्या टोटल हो जाती है 6। मैं थोड़ा बनाने का प्रयास करूं। चल, ये पहला प्राथमिक रंग, ये दूसरा प्राथमिक रंग और ये ओह गॉड मिट जाता है, कहीं और बनाते हैं। चलिए, तीसरा, दूसरा, पहला, ये तीनों है प्राथमिक रंग। ठीक है, मैं इनको इस रंग से जोड़ रही हूँ क्योंकि और कोई दिखेगा नहीं। मैं ब्लैक से जोड़ते हैं। ये है प्राथमिक रंग, इन्हीं से बनता है ये द्वितीयक रंग। ये जो काले से हैं ये है प्राथमिक रंग, लेकिन यही जो ये तीन दूसरे दिख रहे हैं लाल और पीले के बीच में ये है ऑरेंज, ये द्वितीयक रंग है। हरा भी और द्वितीयक रंग है, बैगनी भी द्वितीयक रंग है। तो आपने इन रंगों को देख लिया। इन पर बात करें तो प्रांग ने बैगनी रंग को जामुनी या वैलेट कलर कहा है, जबकि मुंसल महोदय ने इसे पर्पल कलर कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है कि मलमल के कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो कहलाएगी। मलमल के एक
मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 गुणे 60 है तो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर 1 खराब संतुलन, ऑप्शन नंबर 20 अच्छा संतुलन, ऑप्शन नंबर सी कमजोर संतुलन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रणाली को एक प्रणाली है, कौन सी है? टैक्स सिस्टम या लियो काउंट मेथड एक मेथड है लियो टैक्स सिस्टम या लियो काउंट मेथड। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। टैक्स सिस्टम जो होता है से ही संपूर्ण विश्व में बनने हुए धागों को मापा जाता है, वो चाहे किसी भी प्रकार के सूत से क्यों ना बने हों। ठीक है, जब एक कपड़े में ताने और बाने धागों की संख्या लगभग बराबर हो, जब किसी कपड़े में ताने एवं बाने के धागों की संख्या लगभग बराबर हो तो ऐसा कपड़ा अच्छी तरह से संतुलित कहा जाता है, यानी इसका संतुलन अच्छा संतुलन कहा जाता है। ठीक है, वो चाहे 60 गुणे 64 हो या 70 गुणे 72 हो या 50 गुणे 55 हो, कुछ भी हो, ये एक अच्छा संतुलन कहा जाता है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे आपके कल के अगले वीडियो में एक नए और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।